चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल ज्योमेट्री। क्रिस्टल ज्योमेट्री में किसी भी क्रिस्टल का जब फॉर्मेशन होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? पहले तो होता है एटम। किसी भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है, आप 5 टाइप के कंपाउंड की स्टडी कर चुके हैं, 5 टाइप के सॉलिड की, जिसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस उसका स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मॉलिक्यूल है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड, जिसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। और तीसरा आयोनिक सॉलिड, जिसका मेन कंपोनेंट आयन है। मतलब क्रिस्टल ज्योमेट्री में कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कितने टाइप के हुए? अब कंपोनेंट किसको बोलते हो? जिस क्रिस्टल ज्योमेट्री को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैन्युफैक्चर में यूज होता है, उसके फॉर्मेशन में यूज होता है, उसको हम उसका कंपोनेंट बोलेंगे। कंपोनेंट केवल 3 होते हैं। एक या तो मॉलिक्यूल होगा, या एटम्स होंगे, या आयंस। इसके अतिरिक्त सॉलिड का कोई कंपोनेंट नहीं होता। सॉलिड के कंपोनेंट कितने हैं? ओनली 3। फर्स्ट मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन। जैसे आपने 5 टाइप में स्टडी की, मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस उसका कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, जैसे सॉलिड CO2, I2, F2, Cl2। दूसरा एटम, कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड में एटम मेन कंपोनेंट होगा। और जैसे आयोनिक कंपाउंड है NaCl, उसका मेन कंपोनेंट आयंस होते हैं। तो इस तरह कंपोनेंट जो है क्रिस्टल ज्योमेट्री में 3 टाइप के कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। इसके अतिरिक्त चौथा कोई भी कंपोनेंट नाम नहीं आएगा। तो क्रिस्टल ज्योमेट्री जो होती है मींस सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट अरेंज होगी अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, रिपल्सन फोर्स के थ्रू। कौन कितनी डिस्टेंस पे अरेंज होगा? अब यहां प्रॉब्लम ये है कि आयंस हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, कंपोनेंट कैसा होता है? कंपोनेंट आर स्फेरिकल इन शेप। कंपोनेंट चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्फेरिकल इन शेप में। क्लियर? अब जब ये कंपोनेंट जिस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है क्रिस्टल ज्योमेट्री के अंदर, क्रिस्टल ज्योमेट्री के अंदर ये कंपोनेंट जहां अरेंज होता है, जहां इसकी लोकेशन होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। जहां कंपोनेंट की लोकेशन है, कंपोनेंट स्फेरिकल इन शेप है, और कंपोनेंट की जो लोकेशन होता है उसमें क्रिस्टल का नाम क्या है, या क्रिस्टल ज्योमेट्री में कंपोनेंट की लोकेशन का नेम क्या है? लैटिस पॉइंट। ठीक है? अब लैटिस पॉइंट जो है वो कंपोनेंट की लोकेशन है, मतलब उसका नाम रखा हमने कि लैटिस पॉइंट किसको बोलेंगे? कंपोनेंट की लोकेशन को। अब ज्योमेट्री में आते हैं, तो यहां क्रिस्टल ज्योमेट्री में हम उसकी जो ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं वो मेनली 3 टाइप की होती है। पहली ज्योमेट्री SCC, दूसरी ज्योमेट्री BCC, तीसरी ज्योमेट्री FCC। क्लियर? कितने टाइप की ज्योमेट्री है? 3 टाइप की। तीन टाइप की जो ज्योमेट्री है उसमें पहली ज्योमेट्री क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल। नाम है पूरे, फुल फॉर्म। पहले हमने क्या लिखा? SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा BCC, बॉडी सेंटर क्यूब। तीसरा FCC, फेस सेंटर क्यूब। ये 3 टाइप की ज्योमेट्री को हमको इस यूनिट में डिटेल स्टडी करना। पहले ये समझेंगे इनका मीनिंग क्या है और ये किस टाइप की ज्योमेट्री क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगी। क्रिस्टल ज्योमेट्री जब फॉर्मेशन होती है तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे?
क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो पहले क्यूब की स्टडी करेंगे, क्यूब के पास क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्यूब के पास जाएंगे तो क्यूब का डायग्राम यहां बनाते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर, जब सिंपल क्यूबिक, ये क्यूब इस पर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर, या बोर्ड के हमने समझने के लिए ये इस तरह का आप समझिए, ये क्यूब है। पहले ये समझेंगे। अच्छा, क्यूब में भी आप ये इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक फेस होती है केवल। अगर आप आंख से देखेंगे तो ये फेस दिखेगी, तो इसका मतलब नहीं कि क्यूब में एक ही फेस होती, क्यूब में 6 फेस होती, 1 2, एक इस साइड 3, एक इस साइड बैक साइड 4 5 और एक डाउन, ये 6 फेस होती है। तो इन 6 फेस में पहले सबसे पहले ये डिसाइड करें कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के। तो सिंपल सा आपको बोर्ड पे भी क्यूब बना है, लेकिन समझने के लिए इसका उपयोग करेंगे। ये क्यूब है, इसके कॉर्नर 1 2, या ऐसे काउंट करें जिसमें कंफ्यूजन ना हो, 1 2 3 4 और 4 डाउन, 5 6 7 8। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो ये कॉर्नर है। अब मान लो इस पे कंपोनेंट कोई है, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है, उस पे क्यूबिक अरेंजमेंट है, मतलब ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट कहीं भी हो सकता है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि कॉर्नर पे है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने क्या स्टडी की कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में जब हम कंपोनेंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट है जहां कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इस कंपोनेंट की लोकेशन के बेस पर क्रिस्टल ज्योमेट्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। वैसे बहुत सारी टाइप है, मतलब मेनली अगर आपको 3 टाइप समझ में आ गई तो बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगी। सबसे पहली कंपोनेंट की ज्योमेट्री क्या है? एससीसी। एससीसी का फुल फॉर्म है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल। ये सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है पहले उसको समझेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल, जब क्रिस्टल की ज्योमेट्री कोई भी आपको बोलेगा तो उसका मीनिंग क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल की ज्योमेट्री में कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के सभी कॉर्नर पर हो रहे। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जब क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा तो मैंने तो ये कॉर्नर पे स्फेरिकल इन शेप डिजाइन की है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो कैसे होगा? ये वाला कंपोनेंट इस पूरे स्पेस को इधर के आधे और इधर के आधे, मतलब ये इतने पोर्शन में राउंड लेगा, ये इतने पोर्शन, मींस ये वाला कंपोनेंट इसके सरफेस को टच करेगा, ये वाला इसकी सरफेस को टच करेगा, ये इधर टच होगा। ये मींस पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं कंपोनेंट। जितना मैंने डिजाइन आपको अवे फ्रॉम ईच अदर जो कंपोनेंट है वैसा नहीं होता, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब ये इसके सरफेस टच करेगा, ये इसकी सरफेस करेगा, ये इधर रहेगा। मींस ये कंपोनेंट आधा स्पेस ऐसे ऑक्यूपाइड करेगा, आधी लाइन को ये ऐसे ऑक्यूपाइड करेगा। तो ये दूसरा, ये इस तरह, तीसरा ये इधर, फोर्थ ये इसकी सरफेस को इसने टच कर लिया, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये आधा इसको राउंड करेगा, ये भी आधा राउंड करेगा, तो फिर ये ऐसे आधा, मतलब पूरे क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होंगे तो सिंपल क्यूबिक सेल का मीनिंग क्या है? ये क्रिस्टल ज्योमेट्री का पहला टाइप है, सिंपल क्यूबिक सेल। और सिंपल क्यूबिक सेल में कंपोनेंट की लोकेशन कहां होती है? ओनली एक ऑल कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के 8 कॉर्नर पर, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। क्यूब के 8 कॉर्नर है, उन पर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि कंपोनेंट
प्रेजेंट तो है कॉर्नर पर, ये सिंपल क्यूबिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, बस इसमें कंपोनेंट कहीं दूसरी अनदर लोकेशन पर नहीं होगा। अब इसमें यह पता करें कि यूनिट सेल का फार्मूला क्या है। क्या ले हम? यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या है? यूनिट सेल का मतलब है क्रिस्टल ज्योमेट्री का सिंपलेस्ट फार्मूला। क्रिस्टल जो हम क्रिस्टल ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे, कंपोनेंट उसमें टोटल क्यूब में एक है, पर सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है? तो यूनिट सेल का फार्मूले का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है? उसमें कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व है उसकी यूनिट सेल में। यूनिट सेल का मतलब मैथ्स वाले भी समझते हैं सिंगल यूनिट, और बायो वाले भी समझते हैं कि जैसे होल बॉडी है लेकिन उसमें एक सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। इसी तरह यहां भी यूनिट सेल का फार्मूला होगा। ध्यान से समझिए, यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक सेल में फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कॉर्नर तो 8 होते हैं, ये क्यूब है, इमेजिन करिए कि ये क्यूब है। कॉर्नर कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी कॉर्नर पर कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये देखें कि इसके सराउंडिंग स्पेस में कितने क्यूब अरेंज होंगे, तो ये दूसरा क्यूब लगाते हैं इसके पास, ये लगा है। अब ध्यान से समझना, कॉर्नर पर कंपोनेंट प्रेजेंट है, यहां पर इस कॉर्नर पर कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब ये देखेंगे कि ये कितने क्यूब से कनेक्ट है, और इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। कंपोनेंट यहाँ है कॉर्नर पर, ऐसे राउंड लिया हुआ उसने। अब ये कंपोनेंट कितने क्यूब से कनेक्ट है, मतलब इस क्यूब के अंदर वो कितना है, बस ये पता करना। तो एक काम करेंगे, ये दूसरा क्यूब इसके पास होगा। बताओ ये कॉर्नर पर जो कंपोनेंट था कितने क्यूब से कनेक्ट हो गया? 2 से। इससे भी कनेक्ट है, आधा इसमें है आधा इसमें। अब आप बोलोगे और क्यूब कहां अरेंज हो सकते हैं? तो एक क्यूब इसके आगे आ सकता है, ऐसे ये आ गया। कितने क्यूब में डिवाइड हो गया कॉर्नर वाला कंपोनेंट? 3। एक इधर भी तो होगा। ये कॉर्नर वाला कंपोनेंट कितने क्यूब से कनेक्ट हो गया? 4। मतलब ऐसे राउंड में है वो, और इसके सराउंडिंग स्पेस में 1 2 3, और ये क्यूब खुद 4 तो ये हो गए। अब सीधे से समझ में आ गई होगी आपको कि अभी 4 और है कॉर्नर पर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक आगे जो था उसके ऊपर, और एक इसके ऊपर। तो बताओ ये कॉर्नर वाला कंपोनेंट कितने क्यूब के अंदर है? तो आंसर होगा आपका 8। 1 2 3 4, और फिर 4 के अपर साइड 5 6 7 8। मींस ये कॉर्नर वाला कंपोनेंट 8 क्यूब से कनेक्ट है। तो एक क्यूब के अंदर कितना है ये बता दो। तो एक क्यूब के अंदर पता कर लेते हैं, बस वही सिंपलेस्ट फार्मूला है। तो यहां पर क्या करें, सिंपल क्यूबिक सेल जो है उसकी ज्योमेट्री में कंपोनेंट केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, अदर लोकेशन में नहीं। उसी का नाम सिंपल क्यूबिक सेल है। ये ज्योमेट्री बनी हुई। अब ये देखें कि इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, यूनिट सेल का फार्मूला क्या है। तो कंपोनेंट कितने थे? 8। अब किसी भी कॉर्नर पे जाओगे तो कॉर्नर वाला तो अदर 7 क्यूब से कनेक्ट है। एक तो ये क्यूब, अनदर कितने क्यूब है? 7। तो ये कॉर्नर वाला, चाहे ये कोई सा भी कॉर्नर वाला कंपोनेंट हो, वो कितने क्यूब से कनेक्ट है? 8 से। मतलब इस क्यूब के अंदर कितना है? 1/8। 8 into 1/8 equal to 1। सिंपल क्यूबिक सेल में सिंगल कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। देख लीजिए 8 into 1/8 कैसे पता करा? ये कंपोनेंट है, ये कॉर्नर पर है, ये इस क्यूब के अंदर कितना है? 1/8। बाकी तो 7 अदर से कनेक्ट करना है। ये भी इस क्यूब के अंदर तो 1/8 है ना, ये वाला 1/8। टोटल सारे जितने भी कंपोनेंट है, 8 नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो सब ओनली 1/8 क्यूब के अंदर है। बाकी 7 क्यूब से अनदर क्यूब से कनेक्ट है। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा 8 into 1/8 equal to 1। ये सिंपल क्यूबिक सेल का, यूनिट सेल का फार्मूला। अब दूसरा स्टडी करेंगे,
जिसका नाम है कि बीसीसी, यहां लिखूंगा दूसरे टाइप का बीसीसी, और बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूब। ये स्ट्रक्चर के टाइप है, तीन टाइप की स्टडी करेंगे। बॉडी सेंटर क्यूब, फुल फॉर्म आप लिखते चलिए। सिंपल क्यूबिक सेल, ये सिंपल क्यूबिक सेल का जो ज्योमेट्री है ये खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या करें, ये क्यूब, ये बीसीसी का डायग्राम बनाएंगे। ये क्यूब ये बन गया। बीसीसी स्ट्रक्चर में 8 कंपोनेंट तो कहां होते हैं, कॉर्नर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंपोनेंट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। ये ज्योमेट्री है। तो 8 जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है वो यूनिट सेल में कितना इन्वॉल्व होंगे, वो तो फिक्स है 1/8 इक्वल टू 1। अब इसका जैसा नाम है बॉडी सेंटर क्यूब, मतलब एक कंपोनेंट इसके क्यूब के सेंटर पर है यहां। तो जो क्यूब के सेंटर पे होगा, आप क्यूब को इमेजिन करिए, क्यूब के सेंटर पे जो होगा वो किसी अनदर क्यूब से कनेक्ट होगा क्या, नहीं। जो क्यूब के सेंटर पे होता है वो अकेला होता है, वो किसी दूसरे क्यूब को कनेक्ट नहीं करता। इसलिए यहां पर 1 + 1, ये 1 + 1 क्या है, ये 1 बीसी है, बॉडी सेंटर। तो इसका कंपोनेंट का यूनिट सेल में फार्मूले में कितने कंपोनेंट आए, 2। कितने कंपोनेंट हो गए, 8 तो कॉर्नर पर है, एक क्यूब के सेंटर पे। कॉर्नर पे जो यूनिट सेल में होगा 1/8 होगा, और क्यूब के सेंटर पे वो किसी क्यूब से कनेक्ट नहीं होता, वो सिंगल क्यूब से कनेक्शन देगा। तो 1 + 1 = 2। ये स्ट्रक्चर किसका है, बीसीसी का। ये स्ट्रक्चर किसका था, सिंपल क्यूबिक सेल का। यहां लिख देता, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया था हमने, सिंपल क्यूबिक सेल का। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया, बीसीसी का। तीसरे नंबर की बात करेंगे जिसका नाम है एफसीसी। एफसीसी में क्या होगा भाई, देखते हैं। एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर क्यूब। एफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फेस सेंटर क्यूब। फेस सेंटर क्यूब क्या बीमारी है, क्या डिसीज है, क्या पता करें इसमें। तो पहले इसकी डिजाइन को समझें कि कंपोनेंट कहां होगा। क्रिस्टल ज्योमेट्री के टाइप है 3। सिंपल क्यूबिक, जिसमें केवल कंपोनेंट कॉर्नर पे होगा, वो उसकी ज्योमेट्री की स्टडी आपको करना पड़ेगी। बीसीसी में 8 कॉर्नर पे होंगे, एक क्यूब के सेंटर पे होगा। अगर मान लीजिए एफसीसी ज्योमेट्री है, तो ये जैसे क्यूब है, तीसरा डायग्राम बनाएंगे, ये क्यूब। एफसीसी ज्योमेट्री में क्या होता है, कंपोनेंट 8 तो कॉर्नर पर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहां है, कॉर्नर। तो यहां लिखेंगे 8 कंपोनेंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो यूनिट सेल में ये कितना पार्टिसिपेट करेंगे, 1। कॉर्नर पे जो होता है यूनिट सेल में 1 होता है। अब दूसरा, इसका नाम फेस सेंटर क्यूब है, तो फेस के सेंटर पर भी कंपोनेंट होगा। अब आप ये देखिए कि ये क्यूब है, तो इसकी फेस कितनी होती है। आपके सामने केवल एक फेस होगी, क्योंकि आपको ये फेस दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली इसकी फेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टोटल। किसी भी क्यूब के अंदर जब आप क्यूब की डिजाइन की स्टडी करेंगे तो ये सारी चीजें फिक्स है। 8 उसमें कॉर्नर होते हैं, फेस कितनी होगी, 6। तो यहां लिखते हैं कंपोनेंट कहां है, यहाँ 1 2 3 4, एक आपकी तरफ है और एक बोर्ड पे पीछे, जिसको डिजाइन नहीं किया जा सकता। मींस फेस सेंटर कंपोनेंट कितने हैं, फेस सेंटर कंपोनेंट 6 है। अब ध्यान से समझिए कि फेस सेंटर जो कंपोनेंट होता है, फेस सेंटर जो कंपोनेंट होता है वो
कितने क्यूब से कनेक्शन देगा। तो देखिए सीधा सा समझ में आ जाएगा जल्दी। ये फेस है सपोज, इस पे कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसके साइड में क्यूब कितना होगा, एक ही तो होगा। अब आप बोलोगे इस फेस पे देखें, इस फेस पे कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट इसके आगे होगा ना, ऐसे। तो समझाने का मतलब है कि फेस के सेंटर पर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो आधा इस क्यूब में होता है और 50% हाफ इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फेस सेंटर हमेशा यूनिट सेल में पार्टिसिपेट क्या करेगा, 1/2, मतलब टोटल हुआ 3 और ये 1, टोटल कंपोनेंट कितने हो गए यूनिट सेल में, 4। इस तरह ये 3 टाइप की ज्योमेट्री है। सिंपल क्यूबिक जिसमें कंपोनेंट केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, यूनिट सेल में उसका कंपोनेंट का नंबर 1 आएगा। बीसीसी जिसमें 8 कॉर्नर पर होंगे एक क्यूब के सेंटर पर। एफसीसी जिसमें 8 कॉर्नर पर होंगे और 6 फेस पर। अब तीसरा टाइप का होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हमको इसमें स्टडी करना पड़ेगी। एक होता है एंड सेंटर। अब ये इन 3 टाइप की ज्योमेट्री में उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब कहीं भी आता है कि एंड सेंटर ज्योमेट्री क्या होती है तो उसको भी समझ लीजिए। 4 नंबर पे क्या होगी, एंड सेंटर। एंड सेंटर जो ज्योमेट्री होती है वो अजीबोगरीब टाइप की होती है, स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री है। उसमें होता कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा। क्यूब के 8 कॉर्नर पर कंपोनेंट है, सिंपल सी बात है। 8 कंपोनेंट कहाँ हैं, कॉर्नर पर। तो 8 × 1/8 मींस यूनिट सेल में कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होते हैं उनका पार्टिसिपेट यूनिट सेल में सिंगल होता है। ये आ गया 8 × 1/8 = 1। मींस एंड सेंटर जो ज्योमेट्री है क्रिस्टल की वो किस टाइप की होती है, मींस उसमें 8 तो कॉर्नर पर होते हैं। तो 8 × 1/8 = 1 आया। और 2 कंपोनेंट, ध्यान से समझना, 2 कंपोनेंट अपोजिट फेस पर होते हैं, ओनली अपोजिट फेस। जैसे अब फेस तो 6, अभी आपको समझाया फेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। आप जिस रूम के अंदर बैठ करके स्टडी कर रहे हैं उसको ही क्यूब इमेजिन करिए। आप उसको कमरे के सेंटर पे बैठे हो, मीन्स आप क्यूब के सेंटर पर, और इधर भी वाल है, उधर भी वाल है, इधर भी वाल है, सामने भी वाल है। ये 6 फेस हो गए, एक अपर फेस एक डाउन फेस। 6 फेस है, सीधा सा है। जिस रूम के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, अभी ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, वो रूम ही आपका क्यूब इमेजिन कर लीजिए। अब सुनिए, एंड सेंटर ज्योमेट्री क्या होती है वो बात कर रहे थे हम। एंड सेंटर ज्योमेट्री में कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, 3। या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या एटम हो सकता है, या उसका आयन हो सकता है जो उसका प्रोडक्शन करे। तो एंड सेंटर ज्योमेट्री में आता है कि कंपोनेंट 8 तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो यूनिट सेल में 1 तो वो हो गया। अब कहां प्रेजेंट है एंड सेंटर, बड़े ध्यान से समझिए। एंड सेंटर में 2 कंपोनेंट अपोजिट फेस पर होते हैं ओनली। फेस 6 है, अगर इस फेस पर है, आपके सामने वाली फेस पे कंपोनेंट है, तो फिर इस फेस पर होगा जो राइट एंगल मींस 180 के एंगल से प्रेजेंट है। अगर यहाँ प्रेजेंट है कंपोनेंट तो फिर यहाँ होगा। 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट हो। अगर इस फेस पर है कंपोनेंट तो फिर इधर होगा। अगर अपर फेस पर कंपोनेंट प्रेजेंट है तो डाउन फेस पर प्रेजेंट होगा। केवल 2 अपोजिट फेस पर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। तो फेस सेंटर कितना हुआ, 2, मतलब अपोजिट फेस पर है। जैसे ये रूम है, इस फेस पर है तो इस पर होगा, या अपर साइड है तो डाउन साइड फेस पर होगा। 4 फेस पर कंपोनेंट गायब होता है। केवल कंपोनेंट एंड सेंटर में कितने होते हैं, फेस सेंटर केवल 2 होते हैं। अब 2 है तो फेस सेंटर तो आपको पता है, फेस सेंटर क्या करता है, 1/2 का पार्टिसिपेट है यूनिट सेल में। ये कैंसिल कर दीजिए, 1 मतलब
एंड सेंटर की जो ज्योमेट्री है उसमें मेन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं? ओनली 2। कितने कंपोनेंट होंगे? 2। इस तरह ये 4 टाइप की ज्योमेट्री। अब एक स्पेशल, कहीं कहीं आपको जब ज्योमेट्री की स्टडी करोगे तो वहां पर आपको ये चीजें आवश्यकता होगी कि ये नाम आया तो इसको क्या करें। जैसे आपके सामने नाम आ गया, यहां लिख करके समझाता हूं। ये जैसे अब आपके सामने उसने लिख दिया कंपोनेंट एज सेंटर है। कंपोनेंट कहां है? एज के सेंटर पर। अब ये जो स्पेलिंग मैंने लिखी EDGE, एज, एज सेंटर क्या होता है? कभी कभी वो बोल देगा ये कंपोनेंट एज के सेंटर पर प्रेजेंट है, तो आपको नंबर पता करना पड़ेंगे कि यूनिट सेल में उसके नंबर कितने हैं। तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, समझ। पहले ये देखें कि एज होती क्या है, एज लेंथ क्या है। यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझिए, ये कॉर्नर टू कॉर्नर की डिस्टेंस, जहां कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस कॉर्नर, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम एज लेंथ। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एज से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस पूरी यूनिट में आपको एज लेंथ बन जाएगी। वो एज सेंटर का मतलब है कि एज के सेंटर पर प्रेजेंट हो। तो पहले ये समझेंगे एज बोलते किसको? एज का मतलब है यहां के कॉर्नर से यहां के कॉर्नर तक की डिस्टेंस। अब कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है ना। तो पहले ये काउंट करो कि क्यूब के अंदर एज होती कितनी है। ऐसे ऐसी लाइन कितनी मिलेगी आपको, यहां से यहां तक कितनी मिलेगी, काउंट करना। 4 तो अपर फेस पर है, ये कॉर्नर की, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर की डिस्टेंस है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर की डिस्टेंस भी है। अब यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलेंगे? एज लेंथ। इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं? ऐसे। ये एक एज लेंथ, एच, एज 1, ये 2, 3, 4। 4 तो अपर सरफेस पर है एज, 4 कॉर्नर पर, डाउन साइड होगी ना। 1, 2, 3, 4, 4 वो हो गई। ये भी तो एज है, 2 कॉर्नर को ये भी तो मिला रही है। ये वाला पोर्शन भी, ये वाली लेंथ भी तो 2 कॉर्नर को मैच कर रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉर्नर 8 होते हैं, फेस 6 होती है, सेंटर 1 होता है, और एज कितनी होती है? 12। 1, 2, 3, 4, और डाउन साइड 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह टोटल एज कितनी होती है? 12। यहां लिख देगा। अब मान लो आपको बोला उसने कि कंपोनेंट तो एज के सेंटर पर है, तो वो यहां होगा। अब यहां होगा तो कितने होंगे? अरे एज जितनी होगी उतने कंपोनेंट। तो एज 12 है, तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा, इधर, 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 और 4 यहाँ, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ऐसे टोटल कंपोनेंट कितने होंगे? 12। इसको समझना डायग्राम से नहीं समझ सकते, आपको इसी से समझना पड़ेगा कि 12 एज होती है और एज के सेंटर पे जो कंपोनेंट होता है। तो टोटल एज हुई 12, तो कंपोनेंट कितने हुए? उसने बोला कि वो तो एज सेंटर, तो 12 कंपोनेंट हुए ना। 12 कंपोनेंट में ये देखें कि यूनिट सेल में उसने कितना पार्टिसिपेट किया। देखिए समझिए, एज होगी 12, ये एज है। अब ये देखें, या इसको एज इमेजिन कर लीजिए, इधर ये देखो, ये कॉर्नर पे ये मैच हो गया। एज के सेंटर पे कंपोनेंट प्रेजेंट था, ये आया दूसरा क्यूब। बताओ, ये आधा इसमें है, अब आधा इसमें चला गया। इसके ऊपर भी तो एक क्यूब होगा, फिर ये 1/3 हो गया। इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा ऐसे। तो एज से कनेक्शन कितने क्यूब का होता है? 4। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। आप किसी भी एज पे ऐसे डिजाइन करके देख लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर एज सेंटर था, ये आधा इसमें गया, आधा इसमें गया, फिर एक इसके ऊपर है 3rd, ये 4th।
तो एज सेंटर जो कंपोनेंट होता है वो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कितना करता है, एक क्यूब के अंदर कितना है 1/4, तो टोटल नंबर कितने होते हैं उसके 3, कितने नंबर होते हैं 3। तो ये ज्योमेट्री 4-5 टाइप की अलग अलग हमने स्टडी की। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक, फिर बीसीसी, एफसीसी, एंड सेंटर ज्योमेट्री क्या होती है और एंड सेंटर ज्योमेट्री क्या होती है, इतनी ज्योमेट्री की हमने स्टडी की। लिखने का है, राइटिंग वर्क जो है वो करेंगे। इसके बाद अगली यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहां पर ये चेक करेंगे या ये स्टडी करेंगे कि वाइड्स क्या होती है, उसकी स्टडी करेंगे। तो पहले ये क्लीन करूंगा, उसके बाद हम स्टडी करेंगे वाइड्स का मीनिंग क्या होता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि वाइड्स का मीनिंग क्या होता है, वो कितने टाइप की होती है, इनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए वाइड्स का मीनिंग क्या है। पहले वाइड्स, ये हम पहले सबसे पहले ये स्टडी कर चुके हैं कि जो कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है। कंपोनेंट 3 टाइप के होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इसके चौथा कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है क्रिस्टल का। ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ये भी तय हो चुका है। अब ये अरेंज तो क्यूबिक ज्योमेट्री में होंगे। अरेंज कैसे हो रहे हैं, ऐसी ज्योमेट्री। क्रिस्टल की ज्योमेट्री हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि क्यूबिक ज्योमेट्री है। अब क्यूबिक ज्योमेट्री है और स्फेरिकल इन शेप है, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या ये 100% इसको ऑक्यूपाइड कर लेगा। अरे ये स्क्वायर मींस ये क्यूबिक ज्योमेट्री है, और क्यूबिक ज्योमेट्री में जब कंपोनेंट स्फेरिकल इन शेप का होगा तो उसको अरेंज करोगे तो फिट हो जाएंगे क्या, नहीं। ये जैसे आपने यहाँ फिट किया, या आधी जगह हाफ स्पेस ऑक्यूपाइड ये करेगा तो हाफ ये करेगा, ऐसे। इधर भी ये आएगा, ये ऐसे, ये इस तरह, ये इस तरह, ये हाफ इधर होगा, यहां होगा, फिर यहां होगा, ऐसे। तो समझाने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल, एटम और आयन स्फेरिकल इन शेप है, मींस क्रिस्टल ज्योमेट्री में कंपोनेंट स्फेरिकल इन शेप होता है और वो क्यूबिक ज्योमेट्री को अरेंज करता है। तो क्यूब को कंप्लीट 100% ऑक्यूपाइड नहीं करेगा। जैसे ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट और ये तीसरा कंपोनेंट। हम अभी 3 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अब कंपोनेंट जब जो उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको अरेंज करता है, वो स्फेरिकल इन शेप में, तो वो ऐसे कॉर्नर पे अरेंज होगा जैसे ये अभी समझा है। तो समस्या ये आएगी कि वो 100% ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं कर पाते। और दूसरी प्रॉब्लम ये रह जाती है कि जब ये तीनों स्फेरिकल इन शेप है और अपनी सरफेस को टच करेंगे तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये जो स्पेस है, इन तीनों ने अपनी सरफेस को टच करा और फिर इनके बीच में गैप है, और ये हर जगह रहेगा जितने भी कंपोनेंट होंगे, बट 2 के बीच में कोई गैप नहीं बन पाएगा। दो कंपोनेंट बना के बता देता, ये बने 2 कंपोनेंट, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसने इसकी सरफेस को टच कर लिया। जब तीसरा कंपोनेंट वहां अटैच करोगे, अरेंज करोगे, तब फिर इन तीनों के बीच में गैप प्रोवाइड हो जाएगा। इसी वेकेंट स्पेस का नाम है, ये वेकेंट स्पेस जो आपको यहां दिखता है, इसी का नाम क्या है,
इसी को वाइड्स बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको वाइड का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब कंपोनेंट अपनी ज्योमेट्री को अरेंज करते हैं, वो कोई सी भी हो, सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, जब कंपोनेंट अपनी सरफेस को आपस में टच करते हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है, वैकेंट स्पेस होता है, उस स्पेस को हम वाइड्स के नाम से जानते हैं। और ये वाइड होती है 4 टाइप की, लेकिन मेनली 2 टाइप की ज्यादा फेमस है। उन दोनों टाइप की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आगे स्टडी करेंगे। 4 टाइप में सबसे पहली वाइड्स, पहली वाइड्स होती है क्यूबिक वाइड्स। क्यूबिक वाइड्स का मतलब होता है जो क्यूब के सेंटर पर प्रोड्यूस हो। अब क्यूब के सेंटर पे कब प्रोड्यूस होगी वाइड्स? ये क्यूब, इसमें आपने कॉर्नर पे 8 कंपोनेंट अरेंज किए, तो यहाँ बीच में 3D ज्योमेट्री है, वो कॉर्नर पर जब कंपोनेंट अरेंज होंगे तो क्यूब के सेंटर पर स्फेरिकल शेप होने के कारण बीच में 8 के बीच में गैप होगा। उस वाइड्स को हम बोलेंगे क्यूबिक वाइड, और ये क्यूब के सेंटर पर प्रोड्यूस होती है, इसलिए नंबर में 1 ही होती है, क्योंकि क्यूब का जो सेंटर है वो तो अकेला है ना। तो उसके सेंटर पर जो क्यूबिक वाइड्स प्रोड्यूस होती है वो सिंगल होगी, और क्यूब के सेंटर पर उसकी लोकेशन। क्लियर? दूसरी ज्योमेट्री, दूसरी वाइड्स, ट्राइगोनल वाइड्स। दूसरी टाइप की ट्राइगोनल वाइड्स ये बनी हुई है। जब 2 कंपोनेंट अपनी सरफेस को टच करते हैं कोई वाइड पैदा नहीं होती, लेकिन जैसे तीसरा कंपोनेंट इन दोनों की सरफेस को टच करेगा तो ये वेकेंट स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा। इसी वेकेंट स्पेस की ज्योमेट्री वाइड्स का नाम क्या है? ट्राइगोनल वाइड्स। ये 3 कंपोनेंट के सेंटर में होती है। अब आप बोलोगे कि आपने तो एक ही डिजाइन की, बनाते चलिए ट्राइगोनल ज्योमेट्री, हजारों वाइड्स मिलेगी। आप यहां बना दीजिए, ये बना दिया, ये तीसरा कंपोनेंट, अब इसको 1 कंसीडर करिए, इसको 2, इसको 3, ये वाइड्स आ गई। तो यहाँ ट्राइगोनल वाइड 3 कंपोनेंट जब अपनी सरफेस को टच करेंगे तो उनके बीच में ये पैदा होती है। नंबर 3, टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड्स, कौन सी वाइड्स? टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स में क्या आता है समझिए। टेट्राहेड्रल मतलब 4, जैसा इसका नाम है वैसी डेफिनेशन है। जब 4 कंपोनेंट अपनी सरफेस को टच करें तब टेट्राहेड्रल वाइड प्रोड्यूस होगी। देखिए ध्यान से, 1 2 ये 3, इसका नाम क्या रख लें कंपोनेंट का? 1, ये 2, ये 3। फोर्थ कंपोनेंट कहाँ है? फोर्थ कंपोनेंट आपकी तरफ है, ये यहां पर, या इस बोर्ड के बैक साइड है, जो इस बोर्ड पर डिजाइन नहीं हो सकता। आपको इसका डायग्राम ऐसा लगेगा कि ट्राइगोनल बनाई हमने, नहीं। ट्राइगोनल में तीनों वाइड्स मतलब तीनों कंपोनेंट आपके सामने फेस पर, लेकिन इस टेट्राहेड्रल वाइड्स में क्या होगा? एक कंपोनेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक इनके ऊपर है, ऐसे, तब वाइड पैदा होगी। ये जो वाइड्स है इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। अब एक कंपोनेंट आपके सामने भी हो सकता है, एक कंपोनेंट बोर्ड के पीछे भी हो सकता है, तो कंपोनेंट हो गए 5। तो 5 कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। इधर का जो कंपोनेंट होगा, आपके तरफ जो कंपोनेंट है वो अलग वाइड बनाएगा, उधर का कंपोनेंट अलग वाइड प्रोड्यूस करेगा, और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह इस टाइप की वाइड का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल वाइड। इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन 4 स्फीयर, इनको स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर मतलब स्फेरिकल इन शेप, व्हेन 4 स्फीयर 4 कंपोनेंट टच विद ईच अदर, चारों कंपोनेंट जब अपनी सरफेस को टच करते हैं
तब जो वैकेंट स्पेस प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। और इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्रिस्टल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसमें आपको याद रखना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट जितने होंगे उससे वाइड डबल फॉर्मेशन हो। जैसे टेट्राहेड्रल वाइड के नंबर इसमें कितने मिलेंगे आपको, डबल 2n मिलेंगे। n क्या है, n नंबर ऑफ स्फेरिकल, नंबर ऑफ कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वाइड का प्रोडक्शन होता है। मतलब एक कंपोनेंट दो वाइट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप ये मैंने अभी समझाया कि एक आपके तरफ है और एक बोर्ड के पीछे है, तो कंपोनेंट हो गए 5, लेकिन काउंट कितने करना अपने को 4, या तो इधर वाला या उधर वाला, क्योंकि इधर वाला अलग वाइट फॉर्मेशन करेगा, उधर वाला दूसरी वाइट फॉर्मेशन करेगा। मतलब टेट्राहेड्रल वाइड का सीधा सीधा कंसेप्ट है, उस टेट्राहेड्रल वाइड के नंबर 2n होते हैं, वेयर इज n इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट। स्फीयर जो है उसके डबल में टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये चीज आपको अंडरलाइन करके लिखना भी है और याद भी रखना, इसीलिए ये पढ़ाया है। तो टेट्राहेड्रल वाइड नंबर ऑफ स्फेरिकल, नंबर ऑफ कंपोनेंट के डबल नंबर में प्रोड्यूस होगी। लास्ट वाइड जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वाइड। लास्ट वाइड कौन सी है, 4 टाइप की वाइड की स्टडी की हमने, और वाइड का मतलब क्या है, सीधा सीधा वैकेंट स्पेस। ऑक्टाहेड्रल वाइड का प्रोडक्शन जब होता है जब 8 कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो, टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब जब 4 कंपोनेंट हो, ट्राइगोनल वाइड मतलब 3 हो, और क्यूबिक वाइड मतलब क्यूब के सेंटर पे बने तो वहां तो 8 कंपोनेंट होंगे। चलिए ऑक्टाहेड्रल वाइड में किस तरह प्रोडक्शन होता है, ये एक कंपोनेंट, इसके सराउंडिंग स्पेस में 6 है, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान से समझिए, एक कंपोनेंट सेंटर में है, उसके सराउंडिंग स्पेस में कितने कंपोनेंट हो गए, 6। इसी वाइड्स का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब इसमें कितनी वाइड्स है ध्यान से समझना, 1, यहाँ भी वाइड्स है 2, ये यहाँ भी होगी 3 4 5 6। जब कंपोनेंट 6 है और एक सेंटर में है, सभी 6 कंपोनेंट इसकी सरफेस को टच करेंगे ना, वहां हर जगह वाइड पैदा होगी। बट इसका नाम तो हेक्सागोनल वाइड रखना था। क्या रखना था, हेक्सागोनल वाइड। इसका नाम क्या रखा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल कहां से हो गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड का मतलब है कि 6 तो ये एक सेंटर में, इसको छोड़ दीजिए, सेंटर वाला तो वाइड ही प्रोड्यूस करेगा। 8 कहां है, 6 तो ये एक आपके सामने होगा, सामने वाली फेस पर होगा, एक बोर्ड के पीछे। तो इसमें कंपोनेंट 8 ही होते हैं, दिखते केवल 6 हैं। तो ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड। और ऑक्टाहेड्रल वाइड का कंसेप्ट क्या है, वो नंबर ऑफ n होती है। मींस उसके टोटल नंबर कितने होंगे, n। मींस एक स्फीयर एक वाइड का फॉर्मेशन करेगा, 2 से कनेक्शन नहीं होता। यहां क्या हुआ था, एक स्फीयर 2 वाइड का फॉर्मेशन करेगा, और यहां पर एक स्फीयर एक वाइड्स को पैदा करेगा। मतलब नंबर ऑफ n ये स्फीयर के नंबर है और यही वाइड्स के नंबर होते हैं। यही 2 चीजें आपको इसमें याद रखना है कि वाइड्स के नंबर टेट्राहेड्रल वाइड्स में कंपोनेंट के जस्ट डबल होती है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कंपोनेंट के नंबर के इक्वल होगी। अगर ये 500 है तो वाइड्स भी 500 फॉर्मेशन होगी, मतलब एक के हिस्से में एक है। और यहां अगर कंपोनेंट 1000 है तो 2000 टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक के हिस्से में कितनी आई, 2। इस तरह का इनका फार्मूला है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वाइड हमको 2 टाइप की काम आएगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड, इनके बारे में आप याद रखें। हम अगली स्टेप पर चलते हैं। तो अगली स्टेप में आज की जो स्टडी है
उसमें आता है कुछ कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। क्या सिलेबस में है? कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड की ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में है जो हमने अभी स्टडी की। तो उसमें 5 कंपाउंड की स्टडी करेंगे और आसानी से वो समझ में आ जाएगा। पहला कंपाउंड सीजियम क्लोराइड, दूसरा ZnS, तीसरा CaF2, चौथे नंबर पर Na2O और 5वें नंबर पर NaCl। क्लियर? सबसे पहले स्टडी करेंगे सीजियम क्लोराइड। जो अभी तक हमने स्टडी की इनमें सब में कंसेप्ट लगेगा। पहली, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर BCC है। क्लियर? ध्यान से समझते चलिए। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। सीजियम क्लोराइड BCC स्ट्रक्चर में जो आपने अभी स्टडी किया। अब सीजियम इसमें कैसा है? सीजियम क्लोराइड में सीजियम पॉजिटिव आयन होगा क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोराइड कैसा है? नेगेटिव आयन है। अब BCC स्ट्रक्चर क्या होगा यहां समझते हैं। BCC स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? कोई भी एक, जैसे सीजियम को हमने A मान लिया, ये A, तो ये क्या हो गया? ये B हो गया। मतलब ये AB टाइप का कंपाउंड है। इसका फार्मूला क्या है? AB टाइप। सीजियम कहां है पहले ये देखें। सीजियम कॉर्नर पर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीजियम, ये पॉजिटिव आयन है। अब सीजियम अगर पॉजिटिव आयन है तो पहले उसके नंबर पता करें कंपोनेंट। ये सीजियम के नंबर कितने हैं? कॉर्नर पे 8, 8 1/8 यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 1। मतलब सीजियम यूनिट सेल में कितना है? 1। अभी तो सीजियम क्लोराइड फार्मूला है। तो BCC स्ट्रक्चर कैसे हुआ समझिए। BCC स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड का है, ये उसने बोला। तो सीजियम तो कहां हो गया? कॉर्नर पर। अब दूसरा कंपोनेंट कौन है इसमें? क्लोराइड। वो कहां है? ये है क्लोराइड, क्यूब के सेंटर पर। ये हो गया BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर में आपने क्या स्टडी की थी? BCC स्ट्रक्चर में यही स्टडी की थी ना कि कंपोनेंट कॉर्नर पर भी होता है, साथ में क्यूब के सेंटर पर भी होता है। तो क्लोराइड आयन के नंबर पता करें। क्लोराइड तो अकेला है ना, वो तो बॉडी सेंटर है, क्यूब के सेंटर पे, इसलिए उसका यूनिट सेल में नंबर अकेला होगा क्योंकि क्यूब के सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है वो किसी दूसरे क्यूब से कनेक्ट नहीं होता। ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर में होता है। अब इसमें एक चीज आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का पहले भी मतलब समझा, बट वहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लोन पेयर से रिलेशन था। हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग स्पेस में कितने लोन पेयर, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था। यहाँ भी डेफिनेशन लगभग वैसी है, लेकिन यहाँ कंपोनेंट से मतलब, जैसे क्लोराइड आयन है। अब क्लोराइड आयन को देखो आप, क्लोराइड आयन के सराउंडिंग स्पेस में कितने सीजियम आयन? एक। ये क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग स्पेस में प्रेजेंट कंपोनेंट के नंबर, यहाँ कंपोनेंट के नंबर होंगे। तो देखो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8, क्योंकि उस सीजियम उसके सराउंडिंग स्पेस में कितने? 8। सीजियम कॉर्नर पर है ना। अब आप बोलोगे सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? वो भी 8 होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि क्लोराइड तो अकेला है। अब क्लोराइड अकेला नहीं है, आप इसमें इमेजिन करिए
एक क्यूब के सराउंडिंग स्पेस में आप कितने क्यूब अरेंज कर सकते हो, जो सबसे पहले मैंने समझाया था। देखिए ये एक क्यूब, ये दूसरा क्यूब, एक क्यूब इसके आगे होगा, एक क्यूब इसके आगे होगा, कितने हो गए? 4, 4 इनके ऊपर, मतलब 8 क्यूब का कनेक्शन आप दे सकते हो सराउंडिंग। तो इस क्यूब के सराउंडिंग स्पेस में कनेक्शन वाले कितने क्यूब अरेंज होंगे? 8। और सबके सेंटर पर कौन है? क्लोराइड। ये क्लोराइड, एक यहाँ क्लोराइड होगा, यहाँ क्लोराइड होगा। 4 तो मैंने बोर्ड पर बना दिए, एक क्लोराइड ये, एक क्यूब का सेंटर ये, एक क्यूब का सेंटर यहाँ होगा, एक क्यूब का सेंटर यहाँ, 4 क्लोराइड तो बना दिए। 4 क्यूब आपके सामने रखिए, उनके सेंटर पर भी क्लोराइड है, तो क्लोराइड ने आयन ने भी तो क्यूब बना लिया। अरे क्लोराइड आयन भी तो क्यूब फॉर्मेशन कर चुका है, 1 2 3 4, फिर एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7 और एक यहाँ 8। 8 क्यूब मतलब 8 क्लोराइड आयन खुद क्यूबिक स्ट्रक्चर में आते हैं। अब इन 8 क्लोराइड के 1 2 3 4 टोटल 8 हुए, इनके सेंटर पे कौन है? इन 8 क्लोरीन के सेंटर पे सीजियम बैठा हुआ है। तो सीजियम को कितने क्लोराइड आयन ने सराउंड कर रखा? एक। तो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है और सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है। पैटर्न रिपीट होता रहता है। आपको ये जैसे ये क्लोराइड, अब यहाँ क्लोराइड होगा, फिर यहाँ भी क्लोराइड होगा सेंटर में, ये हो गया, ये क्लोराइड हो गया। 1 2 3 4, 4 आपके सामने होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, उसके सेंटर पे सीजियम बैठा है। तो समझाने का मतलब ये है कि हमको यहाँ लगता है कि सीजियम कॉर्नर पर है और क्लोराइड सेंटर में, और जब पैटर्न रिपीट होगा तो एक बार कौन कॉर्नर पे आ जाएगा? क्लोराइड, सीजियम सेंटर में बन जाएगा। और सीजियम भी 8 कॉर्नर बनाएगा, क्लोराइड को सेंटर में रखेगा। इस तरह इस ज्योमेट्री को इमेजिन करिए, ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आपको बातें कितनी याद रखना है? सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में ये बात याद रखना है कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बीसीसी है, एबी टाइप का एक कंपाउंड है। सीजियम इसमें पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड इसमें नेगेटिव आयन है। पैटर्न रिपीट होता है। सीजियम किसी क्यूब के कॉर्नर पर होगा तो उसके कॉर्नर पर सेंटर पर क्लोराइड होगा, और इस तरह पैटर्न रिपीट होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड आयन का भी 8 होगा और सीजियम आयन का भी 8 होगा। इतनी सारी बातें आपको याद रखना, याद रहेगी मेरे को जहां तक अंदाज है। सेकंड ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन लिखा? सेकंड नंबर पर हमने लिखा है ZnS। सुनिए भाई, ये सेकंड कंपाउंड जिसकी ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में, तो इसमें कहां कौन क्या है देखते हैं। Zn इसमें कैसा है? पॉजिटिव आयन। और सल्फाइड इसमें कैसा है? नेगेटिव आयन। सिंपल सी बात है। Zn डाई पॉजिटिव होता है, सल्फाइड डाई नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और ये भी कौन से टाइप का है? ये भी एबी टाइप का कंपाउंड है। मींस इनके यूनिट सेल में नंबर सेम आएंगे, ध्यान रखिए। अब यहां सल्फाइड से स्टार्ट करते हैं। सल्फाइड कहां है? क्यूबिक स्ट्रक्चर में है सारी चीजें। ये क्यूब के कॉर्नर 8, 1 2 3 4, क्यूब के कॉर्नर 8 होते हैं। अब यहां पर ज्योमेट्री में आते हैं, ध्यान से समझना है। सल्फाइड आयन की बात करें, सल्फाइड आयन डाई नेगेटिव आयन है, वो कहां है? सल्फाइड आयन FCC फैशन में है। ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगी। अब FCC फैशन क्या होती है हम स्टार्टिंग में स्टडी कर चुके हैं। सल्फाइड आयन FCC स्ट्रक्चर के अंदर बैठा हुआ, तो FCC में क्या होता है? 8 तो कॉर्नर होते हैं। यूनिट सेल में नंबर क्या होगा? 8 × 1/8 = 1, और 6 फेस पर है। 6 × 1/2 = 3, ये हुआ 1 और ये हुआ 3।
टोटल सल्फाइड आयन कितने हैं यूनिट सेल में? 4। कैसे पता करा? उसने ये बोला है, बोला नहीं, ऐसा होता है। ZnS का जो स्ट्रक्चर है उसमें सल्फाइड आयन कौन सी फैशन में है? FCC फैशन में। FCC फैशन का मतलब क्या है कि सल्फाइड आयन 8 तो कहाँ है? कॉर्नर पर। ये 8 तो कॉर्नर पर है और 6 फेस पर भी है। ये 1 2 3 4 5 6, 6 फेस पर भी प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर पर भी सल्फाइड प्रेजेंट है। तो 8 इंटू 1/8 यूनिट सेल में 1 आया, 6 1/2 फेस सेंटर होता है। टोटल सल्फाइड आयन 4 है। तो आपको फार्मूला एपी टाइप का है, सल्फाइड आयन 4 लाए तो Zn भी 4 होना चाहिए यूनिट सेल में। अब ये देखें Zn कहाँ है। ठीक, पहले ये देखो सल्फाइड आयन के नंबर कितने आए। सल्फाइड आयन के चार कंपोनेंट आए, ये 4 कंपोनेंट, 1 2 3, और ये तो बोर्ड के पीछे है या बोर्ड के सामने है, हो गए 4। ये चौथा कंपोनेंट। अब बताओ 4 कंपोनेंट जब अपनी सरफेस को टच करेंगे तो कौन सी वाइट पैदा होगी? इसीलिए वाइट को पहले स्टडी की। जब 4 कंपोनेंट अपनी सरफेस को टच करते हैं तो कौन सी वाइट पैदा होती? आया आपको, टेट्राहेड्रल वाइट्स पैदा होगी। ये है टेट्राहेड्रल वाइट्स। क्लियर? ये टेट्राहेड्रल वाइट है। अब ये भी बता दो कि नंबर में कितनी आएगी। जितने कंपोनेंट उसके डबल आएगी। कंपोनेंट कितने सल्फाइड के? 4। तो टेट्राहेड्रल वाइट संख्या में कितनी बनेगी? डबल, 8। ध्यान से समझिए, ये फार्मूला हम टेट्राहेड्रल वाइट का पहले समझ चुके हैं। 4 सल्फाइड आयन है, वो अपनी सरफेस को टच करेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइट से पैदा होगी। और टेट्राहेड्रल वाइट नंबर में कितनी होगी? 8। जिंक वहीं बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? यहां। जिंक टेट्राहेड्रल वाइट के अंदर है, लेकिन सब में नहीं है। कितनी में है? 50%, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइट। जिंक आयन टेट्राहेड्रल वाइट के अंदर है इसमें, लेकिन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइट मींस 1/2। Zn के नंबर कितने आ गए? 4। बस यही इसकी ज्योमेट्री है। फिर से एक बार रिपीट करता, ZnS की ज्योमेट्री एपी टाइप मॉलिक्यूल है। Zn इसमें पॉजिटिव आयन है, सल्फाइड इसमें नेगेटिव आयन है। दोनों की लोकेशन समझा था। दोनों के यूनिट सेल में 4 नंबर आएंगे। पहले सल्फाइड आयन की बात करें। सल्फाइड आयन कहाँ है? FCC फैशन में। FCC का मतलब क्या? फेस सेंटर क्यूब। मतलब सल्फाइड आयन 8 तो कॉर्नर पर है। 8 कहाँ है? कॉर्नर पर, और 6 फेस के सेंटर पे है। तो यूनिट सेल में कितना बनेगा? 4। चारों अपनी सरफेस को टच करेंगे तो 8 टेट्राहेड्रल वाइट को पैदा करेंगे। उन सब में जिंक प्रेजेंट नहीं है। आधी टेट्राहेड्रल वाइट, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइट में वो प्रेजेंट है, मतलब जिंक केवल 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर पता करते हैं। ये देखो जिंक यहाँ बैठा है। जिंक के सराउंडिंग स्पेस में बताओ कितने सल्फाइड आए? 4। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 4:4। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, तो सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। अब इसमें से एक और की स्टडी करते हैं आज। NaCl, इसकी स्टडी। NaCl का स्ट्रक्चर क्या है? ये मिटा देते हैं, ZnCl, ZnS। अब देखिए ज्योमेट्री तो सबकी एक जैसी होती है। NaCl, Na पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, मतलब ये भी कौन से टाइप का? AB टाइप है। ये तीनों मॉलिक्यूल 1 2 और 3 तीनों AB टाइप के मॉलिक्यूल, इसलिए इनकी स्टडी पहले होती है। अब ये देखें कि सोडियम क्लोराइड में, पहले ये देखें क्लोराइड आयन कहाँ है। ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन सल्फाइड आयन जैसे था पहले ZnS में, ऐसे इसमें क्लोराइड आयन FCC फैशन में। अब FCC फैशन का मतलब आप समझ गए होंगे। FCC फैशन का मतलब क्या है? क्लोरीन कहाँ है? 8 तो कॉर्नर पर,
8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। और क्लोराइड आयन कहाँ है? 6 फेस पर, तो 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3। टोटल नंबर 4। क्लोराइड आयन के नंबर कितने हैं यूनिट सेल में? 4, क्योंकि वो एफसीसी फैशन में। और जब भी मटेरियल की एफसीसी ज्योमेट्री हो आप आंख बंद करके लिख दीजिए यूनिट सेल में कंपोनेंट 4 हो गए। ये आ गया क्लोराइड का नंबर। अब ये देखें सोडियम भी 4 होना चाहिए क्योंकि फार्मूला तो NaCl हेवी टाइप है ना। तो क्लोराइड आयन 4 है कंपोनेंट, तो सोडियम भी 4 होना चाहिए। सोडियम कहां कहां है ध्यान से समझना। एक सोडियम आयन क्यूब के सेंटर पर है। अब ये सोडियम आयन की कहानी चलेगी। सोडियम आयन कहां है? क्यूब सेंटर। वो क्यूब के सेंटर पे, और ये आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि क्यूब के सेंटर पर जो होता है वो क्यूब के सेंटर पर ही है, वो अनदर क्यूब से कनेक्ट नहीं होता। इसलिए क्यूबिक सेंटर कंपोनेंट Na प्लस कहां प्रेजेंट है? क्यूब के सेंटर पर। एक हो गया। यूनिट सेल में तो ये अकेला होगा ना, इसका नंबर अकेला। अब आपको 3 और लाना है, तब जाके 3 + 1 4 सोडियम आयन के नंबर होंगे। तो उसने बोला कि सोडियम आयन एज सेंटर है। कहां है सोडियम आयन? यहाँ 1 2 3 4 आपको समझाया था। एज कितनी होती है? 12। मतलब सोडियम आयन 12 क्यूब के अंदर प्रेजेंट है। ये देख, ये सोडियम आयन का सेकंड कंसेप्ट। सोडियम आयन कहां है? एज सेंटर। और एज कितनी होती है? 12। लेकिन एज के सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है वो तो यूनिट सेल से 1/4 पार्टिसिपेट करेगा। ये 1/4, ये आ गया 3, ये +1। टोटल सोडियम कितना हो गया? 4। इसलिए इसका फार्मूला NaCl होता है, क्योंकि कंपोनेंट के यूनिट सेल से कंपाउंड का फार्मूला बनेगा। क्लोराइड आयन कितने हैं? 4। सोडियम आयन कितने हैं? 4। सोडियम आयन कहां कहां थे फिर से सुन लीजिए। सोडियम आयन एक तो क्यूब के सेंटर पे था और 12 एज के सेंटर पे। तो हमने यूनिट सेल में नंबर पता कर लिया। अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लाते हैं। देखिए ये क्यूब के सेंटर पर सोडियम है, ध्यान से समझिए। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो देखते हैं। ये सोडियम क्यूब के सेंटर पे। अब जब क्यूब के सेंटर पे होगा और 6 फेस पर भी कंपोनेंट है, तो फेस के जो कंपोनेंट है वो इसकी सरफेस को टच करते हैं। कॉर्नर वाला कंपोनेंट इसकी सरफेस को टच नहीं करते, ये ध्यान रखिए। और जो सरफेस को टच करेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर में प्लस होगा, इंक्लूड होगा। कोई अगर बहुत दूर है तो वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां ध्यान से समझना, सोडियम आयन जो क्यूब के सेंटर पर था उसके सराउंडिंग स्पेस में फेस सेंटर जो क्लोराइड आयन थे 6, क्योंकि मैंने यहां लिखा है एफसीसी पैटर्न में क्लोराइड आयन 8 तो कॉर्नर पे, वो सोडियम की सरफेस को टच नहीं करते। कौन सोडियम की सरफेस को टच करेंगे? जो क्लोराइड आयन फेस के सेंटर पर है वो इसकी सरफेस को टच करते हैं। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। एक सोडियम पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग स्पेस में 6 क्लोराइड आयन बैठे हुए हैं जो फेस के सेंटर पर थे, वो उसकी सरफेस को टच करते हैं। दूसरा, अब किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? क्लोराइड आयन का। तो क्लोराइड आयन को कितने सोडियम ने घेर रखा है ये पता करें, कितने ने सराउंड कर रखा है। देखो ये क्लोराइड आयन, अरे आपको समझाया ना, क्लोराइड आयन फेस के सेंटर पर है। ये है क्लोराइड आयन नेगेटिव, बना लिया। अब इसको देखेंगे 6 सोडियम ने सराउंड कर रखा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड आयन का भी 6। कैसे? ये क्लोराइड आयन, इसके 1 2 3 4 सोडियम तो उसके सराउंडिंग में एस सेंटर है ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये टिक कर दिया मैंने। ये क्लोराइड आयन फेस सेंटर था, फेस के सेंटर पर है। एज सेंटर 4 सोडियम तो ये होगा, इसको सराउंड करते 1 2 3 4। एक ये इसकी डाउन सरफेस पे 5,
और इसकी अपर सरफेस पे जो क्यूब होगा उसका सेंटर वाला भी तो इसको सराउंड करके रखेगा। मतलब क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये 3 की ज्योमेट्री आज खत्म हो गई, कल स्टडी करेंगे CF2Na2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने लगातार सारी चीजें एक साथ समझा दी, तो यहां पर जितना भी ज्योमेट्री में कितने खत्म हुए, 1 2 3, अभी 2 ज्योमेट्री और है, और भी टाइप की ज्योमेट्री होती है, उन सबकी स्टडी अब अगले वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर सॉलिड स्टेट की जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर थे उनके बारे में हमने स्टडी की। पहला BCC, SCC एंड तीसरा टाइप कौन सा था, FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक एस सेंटर। इसके बाद कल मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।